हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल सिविल डबल ई ट्रिपल ई में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पीवाईक्यू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है थर्ड सेमेस्टर डबल ई का। थर्ड सेमेस्टर डबल ई और ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐड किया है उसके हम लोग पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। आज जो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो 2021 का। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 20 का सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले 19 का भी सॉल्व करा हुआ है। आप लोग एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में या एप्लीकेशन के कंटेंट में जाकर के चेक करेंगे, ईयर वाइज ईयर डाला हुआ है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स AKU 2021 पेपर कोड 100310 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आप लोग भी क्या करोगे, प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद खुद से पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन के लिए मतलब देखना, हमारे सॉल्यूशन को देखना। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग एनी सेवन। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, मीन्स फर्स्ट कंपलसरी है, मतलब रिमेनिंग 8 में से आपका 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव तो कंपलसरी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें भी क्या है ना कि शायद 9 या 10 दिया जिसमें आपको 7 सॉल्व करना है, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी मतलब कर लीजिएगा, हमें पता है। इसके बाद 8 में से 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हम इजिली कर सकते हैं। तो वही 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो हमसे इजिली हो सके। तो क्वेश्चंस हम लोग एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद जो देखेंगे, जो हम बेस्ट क्वेश्चंस होगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम तो एज ए फैकल्टी, हमें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरा का पूरा सॉल्व करना, तो हम पूरा का पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द सीजी ऑफ अ प्लेन लेमिना विल नॉट बी इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर इन द केस ऑफ। हाँ, क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना, मतलब प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, लेमिना विल नॉट बी इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर इन द केस ऑफ। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट प्रोबेबली सही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नहीं, स्क्वायर नहीं, सर्कल नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला बाबू, फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन बोला है कि द सीजी ऑफ प्लेन लेमिना एंड ज्योमेट्रिक सेंटर विल बी सेम। सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑलरेडी हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर में आप लोग डिस्कस किए होंगे। सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पे टोटल वेट एक्ट फॉर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर उस बॉडी का जहां पे ज्योमेट्रिक सेंटर लाई कर रहा है, उसके बारे में हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर बोले थे। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड ऑप्शन है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर्थ, थर्ड वन इज स्क्वायर, थर्ड वन इज स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज सर्कल। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, फोर्थ वन से ही स्टार्ट करते हैं। सर्कल को चेक कीजिए, सर्कल का सीजी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका सीजी यही होगा, इसका सीजी भी यही होगा और ज्योमेट्रिक सेंटर भी यही होगा, होगा ना सेंटर। सर्कल का सेंटर का टोटल वेट कहां पे एक्ट होता है, सर्कल का आपका टोटल चीज कहां पे एक्ट होता है, इसके सेंटर पे। सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर दोनों कहां पे लाई करेगा, आपको ऑरिजिन मतलब यहाँ पे सेंटर पे। इसी तरह से स्क्वायर का कहां पे लाई करेगा,
स्क्वायर का कहां पे लाई करेगा, इसको मैच कर लीजिए, जिस पॉइंट को कट किया दैट इज स्क्वायर, यही होगा। इसका सीजी, इसका भी सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर दोनों सेम होगा। इसमें भी आप ले लीजिए, मीडियन मैच कर लीजिए, और hy3 पे लाई करता है ना, hy3 पे लाई करता है। और इसके केस में क्या होगा, इसके केस में करोगे तो यहां पे ये डिफरेंस आएगी, ये डिफरेंस आपको दिक्कत आएगी, यहां पर आपको कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर आपका मैच नहीं करेगा। इसमें सेंटर ऑफ, यहां पे जो क्वेश्चंस हो जाएंगे, सीजी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर आर नॉट अ सेम, आर नॉट सेम। लेकिन वाइल तीनों के केस में, इन तीनों के केस में देखिए, यहां से तीनों जगह हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, इसके बाद देखिए जो पॉइंट कट किया है और इसका जो सीजी लाई करता है, तीनों पॉइंट आपका क्या होता है, तीनों पॉइंट आपका, दोनों पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड करेंगे। यहां पर दोनों डायगोनल को मिलाइए और इसका सीजी को मैच कीजिए, क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो यहां पर सीजी एंड ज्योमेट्रिक सेंटर आर सेम, यहां पे दोनों चीज सेम होंगे, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, मैंने ऑलरेडी फ्रिक्शन वाले चैप्टर पे डिस्कस करा था कि फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सरफेसेस पे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कांटेक्ट, शेप ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑफ द सरफेस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, नेचर ऑफ सरफेस। जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शनल की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो इसको हटाकर क्या यूज करते हैं, म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट जो कि आपका नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। म्यू इज अ कोफिशिएंट, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यदि स्टैटिक होगा तो स्टैटिक होगा, यदि डायनेमिक होगा तो डायनेमिक होगा, मतलब काइनेटिक होगा तो काइनेटिक होगा, मतलब स्टेशनरी में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, आपका मोशन में होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। अब बताइए, सरफेस यदि खुदरा है, मतलब रुखरा टाइप का है, तो डेफिनेटली म्यू की वैल्यू हाई होगी। यदि सरफेस एकदम प्लास्टर पूरी तरह से क्लीन है, मतलब चिकना टाइप का, ज्यादा स्मूथनेस है, तो डेफिनेटली म्यू की वैल्यू कम होगी। तो डिपेंड करता है किस पे, आपका कोफिशिएंट ऑफ नेचर ऑफ सरफेसेस पे। मैंने एक एग्जांपल और लेकर डिस्कस करा था कि फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, अब एक बार चेक कर लेना कि कोई डस्टर है, डस्टर को हम ऐसे स्लाइड करें या फिर ऐसे स्लाइड करें, दोनों में हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों के केस में सेम मिल रहा है। जब नॉर्मल रिएक्शन सेम मिल रहा है और सरफेस भी हमारा सेम है, तो फ्रिक्शनल की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। या तो इसको सीधा खींचिए या फिर इसको सुता के खींचिए, दोनों की कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। सेम एग्जांपल बुक के केस में डिस्कस किए थे कि एक बुक है रखा हुआ है, बुक को खींच रहे हैं, बुक को सीधा पलट के खींच रहे हैं या फिर उसको सीधा खींच रहे हैं, दोनों के केस में क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू सेम थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, ए बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड इज व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ना। द बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड इज मोस्ट नियरली। डिस्टेंस कितना कवर होगा इसके बारे में पूछ रहा है। क्या क्या गिवन है बाबू क्वेश्चन नंबर सी में? मूव्स विथ फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल टू 0, फ्रॉम रेस्ट बोला है क्योंकि फ्रॉम रेस्ट, ओके, फ्रॉम रेस्ट, सो यू इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू
ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड द एस। सो सिंपल, एस इक्वल टू हम लोग पा रहे हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपली पुट कर देंगे 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू 5 इंटू टी की वैल्यू 5 स्क्वायर 25, 125 बाई 2 कितना हो जाएगा 125 बाई 2 मतलब 62.5 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है? A cable with uniformly distributed load per horizontal meter run will take which of the following shape? हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाराबोला होगा। किन्होंने इसको वन टिक किया, ये गलत है, पाराबोला होगा। देखिए क्या बोल रहा है, अब केबल विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर हॉरिजॉन्टल मीटर रन विल टेक व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट। सबसे पहले केबल कुछ ऐसा होता है, आप इधर टेंशन कुछ ऐसा होगा, टेंशन और केबल में क्या होगा, ऊपर में कुछ हल्का सा लोड लगा हुआ होगा। मतलब यहां पे जो लोड लगा हुआ है वो किस तरह का लोड है, सबसे पहले ये बताइएगा। ये जो लोड लगा हुआ है ये किस तरह का लोड है? यूनिफॉर्मली क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल मींस यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ। मतलब लोड यहां पे क्या है, हमेशा लोड क्या है हो रहा है आपका? लोड आपका कांस्टेंट हो रहा है। लोड कांस्टेंट है तो शियर फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। शियर फोर्स वेरिएबल होगा, शियर फोर्स वेरिएबल होगा। और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। जिसे हम बाय द वे इसको सी मान लेते तो ये सी एक्स हो गया, ये आपका सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। खुद फील कर रहे हो जब इसका शेप बनेगा तो कैसा होगा? कुछ इस तरह से शेप बनेगा। टेंशन लगा हुआ है तो अपना वेट के कारण कुछ इस तरह का शेप बनेगा, होगा ना? कुछ इस तरह का शेप बनेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, केबल में टेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टेंशन होता है। तो इसका कुछ इस तरह से शेप बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। आंसर नंबर डी का 2। इसके बाद बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो आपका इक्वेशन ही है ना, आपका जो मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही ना बोलता है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो आपका ई स्टेटमेंट ही है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। when a body of mass moment of inertia I is rotating about the axis with angular velocity omega, find its kinetic energy of rotation। kinetic energy of rotation पूछ रहा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया I एंड एंगुलर स्पीड दे दिया ओमेगा, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है? एफ। क्वेश्चन ठीक ठाक है बाबू, क्वेश्चन ठीक ठाक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने के लिए है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा गायब ही दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? एफ। क्वेश्चन नंबर एफ देखिएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ
इनर्शिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में। एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये जो दिया हुआ है क्या है, वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 F के बाद G। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज डिफाइंड एज द बेंडिंग मोमेंट, जहां पे साइन आपका चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, वही उसी को बोलते हैं। The point of contraflexure is defined as the point where bending moment changes its sign. Where bending moment changes its sign. Point of contraflexure is where bending moment changes its sign, मतलब बेंडिंग मोमेंट, आपका बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा से ऐसा हो, लाइन आपको कट करके कुछ यहां से यहां, तो एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, और यहां से यहां पे जाएगा तो एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। तो ये जैसे में साइन चेंज किया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कुछ इस तरह से हो, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इस दोनों पॉइंट को आप लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, लिख XURE। अब ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम आपका किसका होना चाहिए, ये डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का होना चाहिए। तभी ना हो पाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपका साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, इसी कारण ना हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज किया, जिसके कारण डेवलप हुआ क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फ्लूइड मीडियम सच दैट इट्स स्पीड इज मेजर्ड एज v equal to 2t meter per second, where t in second. It is released from at rest s equal to 0. Determine its position and acceleration when t equal to 3. अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। H नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a particle is moving along a straight line with fluid medium such that measured v equal to 2t meter per second and it is released from rest s equal to 0. Determine its position and acceleration. v equal to हम लोग क्या लिखते हैं, ds by dt लिखते हैं ना, v equal to ds by dt, तो यहां से लिख सकते हैं 2t equal to dt into ds, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कि स्टार्ट कहां से कर रहा है, इट रिलीज फ्रॉम s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, s की वैल्यू पूछ रहा है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे s की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2t स्क्वायर बाई 2 3 0 इक्वल टू s। ठीक है, इसके और सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू s, तो s इक्वल टू क्या आ गया, s इक्वल टू आपका 9 मीटर आ गया, दैट इज s इक्वल टू 9 मीटर हो गया। इसके बाद एक्सेलरेशन भी पूछा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू dv बाई dt, मींस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, s इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन केस ऑफ टॉर्सन कैन बी रिटेन एज। देखिए टॉर्सन वाला चैप्टर आप लोग जो पढ़े होंगे, तो टॉर्सन वाला एक टॉर्सनल इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस किए थे, टी बाई जे इक्वल टू क्या था, टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, कुछ ऐसा कुछ एक इक्वेशन पढ़े थे ना, तो उसी इक्वेशन से आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है।
कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले वो इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है वो इक्वेशन। वो इक्वेशन देखिएगा, क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन केस ऑफ टॉर्सन कैन बी रिटेन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो बेसिक इक्वेशन क्या होता है टॉर्सन इक्वेशन का, टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल अपॉन टाउ बाई आर। यही होता है ना, यही होता है ना टॉर्सन में। टॉर्सन के केस में जो शाफ्ट आपका ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह बाय द वे मान लेते हैं, ये आपका फिक्स है। यहां से हम लोग टॉर्क लगाए टी, एंगल स्विच किया, एंगल ट्विस्ट हुआ थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको थीटा इधर, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट जी इधर, जे इधर, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, and T the torque, and G the modulus of rigidity, modulus of rigidity, L is the length of the var, length of var, और R is the radius of shaft, and tau is the shear stress developed in the shaft, maximum shear stress, या फिर shear stress लिखिए, shear stress, ठीक है। तो इस एंगल पे हमें क्या बताना, एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना, एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना इन टर्म्स ऑफ, बेसिकली इन दोनों टर्म्स में पूछा जाता है। आपका इन दोनों टर्म्स में ही आंसर दिया हुआ, टी एल अपॉन जी जे के फॉर्मेट में ऐसा। तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टी एल अपॉन जी जे। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, टी एल अपॉन जी जे, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर्स, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर आर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब बाबू क्या हुआ कि आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेनली ट्रस के बारे में। तो ट्रस को ही यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है। तो ए पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर्स ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या सिर्फ ही मिलता है, टेंशन और कंप्रेशन। जो हम लोग देखे थे ट्रस, उसमें बार में क्या मिलता था, आप टेंशन और कंप्रेशन ही मिलता था, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं मिलता था। तो द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज कंप्रेशन एंड टेंशन, ऑप्शन ए, ठीक है। ये पूरा का पूरा कवर हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एक पहला है यार डेरिवेशन, फिर थर्ड है आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन है, फोर्थ है डेरिवेशन, फिफ्थ है क्वेश्चन सॉल्यूशन, सिक्स्थ है क्वेश्चंस, सेवेंथ है क्वेश्चंस, 8 भी क्वेश्चंस है, और 9th में थ्योरेटिकल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं।